बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है या जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ओके जी। सो बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिलेक्शन एंड असाइनमेंट का मतलब है कि हमने अपनी रिसर्च करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है और किस पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप में डालना है, वो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट। यानी हमने किस पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप में असाइन किया। ठीक है, जैसे आप लोग के दो ग्रुप्स बने थे, तो किस क्लास वालों को किस ग्रुप में, ग्रुप 1 में असाइन किया या ग्रुप 2 में असाइन किया। ठीक है, तो इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर जिसके अंदर हम किसी पॉपुलेशन का एक सबसेट जो है हम उसको सिलेक्ट करते हैं सो दैट हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो इजी हो सके। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चेस करते हैं तो हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन नहीं होती। रिसर्च में जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में हम रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्पीच थेरेपी का कुछ इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट एल्डरली वुमेन के अंदर, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी? एल्डरली वुमेन। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट सेटिस्फेक्शन क्या है, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, हालांकि वो नॉन लिविंग एंटिटी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिसर्च में जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कोई बायोलॉजिकल एंटिटीज नहीं होती, नॉन लिविंग एंटिटीज भी उसके अंदर होती है। बस जिस चीज के बारे में हम रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है, भाई लेट से मैं वुड के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि वुड आजकल किस किस्म की आ रही है, फर्नीचर में जो यूज होती है उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, उसको कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, उसको किस तरह से फैक्ट्री में हम प्रोसेस करते हैं, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी? वुड। ठीक है, वुड को मैं रिसर्च करने में इंटरेस्टेड। ठीक है, अब जनाब सिग्निफिकेंस क्या है सैम्पलिंग की, असाइनमेंट की? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए सारी की सारी पॉपुलेशन को सैंपल करना जस्ट इम्पॉसिबल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस्लामाबाद के अंदर एक रिसर्च स्टडी करना चाह रहे हैं जिसके अंदर लेट से हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के अंदर मैल न्यूट्रिशन का प्रेवलेंस क्या है। अब अगर हम इस रिसर्च को करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? सारे के सारे ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस्लामाबाद में रहने वाले हर रेजिडेंट को एक्सेस करूं, उस तक जाऊं और उससे सर्वे करूं, उसका डेटा लूं, उससे इंटरव्यू करूं XYZ। तो मैं क्या करूंगा? मैं बजाय इसके कि इस्लामाबाद की कितनी पॉपुलेशन है? तकरीबन 2 मिलियन, 20 लाख के करीब। तो 20 लाख लोगों तक भी मैं नहीं जा सकता। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं कुछ सैंपल सिलेक्ट कर लूंगा। मे बी वो सैंपल होगा 400 का, 500 का, 1000 का, 2000 का। बजाय इसके कि मैं पूरी पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल तक जाऊं, अप्रोच करूं, मैं सिर्फ ये करूंगा कि मैं उन 2, 3, 400, 500 या 1000 लोगों तक अप्रोच करूंगा, उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा, उनके ऊपर रिसर्च करूंगा और उनकी बेसिस पे कह दूंगा कि जी इस्लामाबाद में जो रेजिडेंट्स रहते हैं उनकी उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये मैल न्यूट्रिशन का स्टेटस है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारी सैम्पलिंग की। और कोई अगर आपसे पूछे कि भाई हम क्यों पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेते, उसकी बेटा सिंपल सी रीजन ये है कि 2-3 रीजन है। नंबर 1, भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं 2 लाख लोगों का ब्लड टेस्ट करूंगा या उसकी बजाय 500 लोगों का ब्लड टेस्ट करूंगा तो कौन सी चीज इकोनॉमिकल है? ऑब्वियसली 500 लोगों का ब्लड टेस्ट। इसी तरह नंबर 2, टाइम कंस्ट्रेंट होता है। 2 लाख लोगों का ब्लड टेस्ट करने में मुझे हो सकता है 2 साल चाहिए और 500 लोग का ब्लड टेस्ट करना है तो मे बी मैं आसानी से 2 नहीं तो 3 महीने में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स, 2 लाख लोगों पे अगर मैंने रिसर्च करनी है तो मुझे 100 लोगों की एक टीम चाहिए होगी, रिसर्च टीम बहुत बड़ी चाहिए होगी। और 500 लोगों पे अगर मैंने एक रिसर्च करनी है तो मे बी मैं हूँ और मेरे साथ एक और बंदा है, तो हम 2 लोग आराम से 500 लोग को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी रीजन है जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग करते हैं। पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस मैंने बता दिया। ठीक है जी,
अच्छा, अब सैम्पलिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग और एक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर हर पॉपुलेशन की एंटिटी का सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपकी क्लास से मैंने 7 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा। मैं एक छोटी छोटी चिट्स बनाता हूँ, आप 7 लोग का नाम उस पर लिख देता हूँ, उसको एक बोल में डालता हूँ, उस बोल को अच्छी तरह शेक करता हूँ, 2 चिट्स रैंडमली उठा लेता हूँ। तो ये कौन सी सैम्पलिंग हुई? प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि भाई 7 लोगों में से किसी का भी नाम आ सकता था ना, तो 7 के पास सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस क्या था? इक्वल था। तो ये है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग अगर मैं करता, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मैंने आपकी क्लास में से 7 लोग की क्लास से 2 लोग सिलेक्ट कर, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने वो लोग सिलेक्ट करने हैं 2 जिनका सिर्फ A+ ग्रेड है अभी तक फाइनल ईयर। इसका मतलब है, हो सकता है 4 लोग तो ऐसे हैं जिनका A+ ग्रेड है ही नहीं अभी तक, तो मेरा सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए कितने लोग रह गए? 3 में से कोई 2 में सिलेक्ट कर लूंगा। इसका मतलब है सब 7 लोगों के पास सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस इक्वल तो नहीं था। तो ये क्या थी मेरी? ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है जी, सो मैं डिटेल से हम डिस्कस करते हैं दोनों तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, दोनों की जो है वो फर्दर टाइप्स है। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की अब अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को का एक नाम गोल्डफिश बोल मेथड भी है। गोल्डफिश रिसर्चर का, स्टैटिस्टिशियन का नाम था। बोल जो खाने जिसमें हम रखते हैं वो बोल, वो वहीं से है। और उसकी एग्जांपल क्या है? जो एग्जैक्टली एग्जांपल मैंने आपको दी है कि हम पूरे के पूरे जितने लोग हमारी सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर आते हैं उन सबका नाम, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, उन सबका नाम हम लिखेंगे, छोटी छोटी चिट्स बनाएंगे, उसको एक बड़े से बोल में डाल लेंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे, रैंडमली उसको उठा लेंगे। ये क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, अब इसमें 2 तरह की टाइप्स हो सकती है। एक को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट और एक को हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मैंने 7 लोगों में से 2 चिट्स उठा ली, अब वो 2 चिट्स उठाने के बाद वापस डाल दी। अब हो सकता है अगर मैंने तीसरी और चौथी बार चिट उठानी है तो वही 2 चिट्स वापस निकल आए। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो पहली बार मेरे पास नाम निकले हैं उनको मैंने रिप्लेस नहीं किया। दूसरा इसके केस हो सकता है विद रिप्लेसमेंट, कि जब पहली बार मेरे पास नाम निकल आए तो उन चिट्स को अब मैंने बाहर निकाल दिया कि वो तो ऑलरेडी मेरे पास सैंपल में सिलेक्ट हो गए, उनको अब मैंने वापस अंदर नहीं डाला। इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। सेकंड जो हमारे पास टाइप है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की, उसका नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसके अंदर हम एवरी nth पर्सन को सिलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए। nth, 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 इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक 100 लोगों की एक क्लास है। अगर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी होती तो मैं क्या करता? मैं 100 लोग के चिट्स बनाता, एक बोल में डालता, अच्छे से शेक करता, और लेट से चलो मुझे अगर 10 लोग उसमें से चाहिए, 10 लोग का नाम निकाल लेता। ये थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम डिस्कस करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि 100 लोगों की क्लास है, लेट से मुझे 10 लोगों का सैंपल चाहिए। मैंने उन लोगों के नाम लिखे एक रजिस्टर पे और रैंडमली मैंने पहले बंदे का रैंडमली मैंने नाम सिलेक्ट कर लिया जिसका रोल नंबर है 7। रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया रोल नंबर 7। अब इसके बाद मैंने एवरी nth स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। एवरी nth का क्या मतलब है? 10 लोग चाहिए ना मुझे, तो पहला बच्चा मैंने पहला स्टूडेंट सिलेक्ट किया,
जिसका रोल नंबर है 7। अब इसके बाद नेक्स्ट में सिलेक्ट करूंगा रोल नंबर 17, फिर 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, 67, 77, 87 और 97। मेरे 10 स्टूडेंट्स पूरे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम सैम्पलिंग के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हम पॉपुलेशन को सर्टन सब ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को, छोटी छोटी लेयर्स में, छोटे छोटे स्ट्रेटा में, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम जब अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। लेट्स से मैंने इस्लामाबाद से पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है कि वो रिहैब का जो ट्रीटमेंट हो रहा है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उससे कितना ज्यादा सेटिस्फाइड। ठीक है, तो जनाब मैंने ये किया कि मैंने अगर एक ही हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स ले लिए तो मुझे मेरी रिसर्च, मेरी स्टडी अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं देगी ना, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल, हो सकता है वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो सकता है वो हॉस्पिटल बहुत बुरा हो। तो इसकी बजाय मैंने ये किया कि मैंने पेशेंट्स के डिफरेंट स्ट्रेटा बना लिया। एक स्ट्रेटा बना लिया 30 पेशेंट्स हॉस्पिटल ए से, 30 बी के, 30 सी के, 30 डी के। अब उन सारे 30 पेशेंट्स में से मैंने 10 सिलेक्ट कर लिए। तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन में नेचुरली अकरिंग कुछ ग्रुप्स हों, कुछ सब ग्रुप्स हों, उनमें से हम सारे सब ग्रुप्स में से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, सारे सब ग्रुप्स में से स्टडी पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है। आपने अगर डेफिनेटली आप लोग मरी गए होंगे या किसी हिली एरियाज, नॉर्थर्न एरियाज गए होंगे, वहां पे आपने अक्सर नोटिस किया है घर छोटे छोटे क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पे 10-15 घर इकट्ठे हैं, फिर उसके बाद दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आएगा, फिर 20-25 घर इकट्ठे हैं, फिर दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आएगा, फिर 20-25 घर इकट्ठे हैं। ठीक है, ऐसे ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर नहीं कभी ऑब्जर्व किया तो आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो देखना। तो अब ऐसे केस में अगर लेट से हमने उन घरों में लोगों का कोई रिसर्च करनी है, तो ऐसे केस में बड़ा अच्छा हमारे पास चांस है कि हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर लें। कि वो जो नेचुरली अकरिंग छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, नेचुरल है ना, नेचुरली घर ही उस तरह है, ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में, हम हर क्लस्टर से कुछ ना कुछ सैंपल लें, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। अच्छा जी, आगे आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे मैंने बताया, ऐसी सैम्पलिंग जिसके अंदर लोगों के पास सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं हो। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का बड़ा सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि भाई मैंने अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट के हिसाब से लोग को सिलेक्ट करना है। इफ आई लिव इन I8 तो मैंने इस्लामाबाद से लोग लेने हैं, तो भाई बजाय इसके कि मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करूँ, हो सकता है कोई बंदा G13 का सैंपल में आ जाए, कोई G15 का आ जाए, कोई I10 का आ जाए, कोई G7 का आ जाए, दूर दूर के लोग आ जाएं, कोई F10 का आ जाए, तो भाई मुझे क्या मुसीबत पड़ी इतनी दूर जाने की। मैं सिंपल ये करता हूँ, भाई सारे जो मेरे राइट लेफ्ट नेबर्स, मोहल्लेदार, रिश्तेदार जो इधर उधर लोग हैं, सबको सैंपल में ले लेता हूँ, सो दैट मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए उनसे डेटा। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है, कन्वीनियंस। दूसरे नंबर पे है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेटे हम ये इसको कहते हैं जिसमें हम 1 या 2 या 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं पहले, और फिर वो लोग अपनी ही तरह का जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उनकी तरफ इंडिकेट करते हैं कि अच्छा फलाना बंदा ऐसा, फलाना बंदा उनको आप सैंपल में ले सकते हैं, फलाने बंदे को ले सकते हैं। इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऐसे डिजीजेस पे जब हम रिसर्च करते हैं जिनके बारे में कोई बड़ा सोशल टैबू, सोशल स्टिग्मा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बेटे मैंने हाइपरटेंशन पे रिसर्च करनी है तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, मैं किससे भी जाके पूछ सकता हूँ, अच्छा ओके क्या आपको हाइपरटेंशन है, अगर है तो प्लीज क्या आप मेरी स्टडी का पार्ट बनना चाहेंगे, तो ये बड़ा मेरे लिए कन्वीनियंट है। लेकिन लेट्स से अगर मैंने HIV एड्स पे रिसर्च करनी है, तो क्या मैं एथिकली, मॉरली, सोशली मैं जाके लोगों से पूछ सकता हूँ कि भैया आपको HIV एड्स है, अगर है तो प्लीज मेरी स्टडी में मुझे
पेशेंट्स चाहिए HIV के मेरी स्टडी का पार्ट बन जाए। ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे केस में स्नोबॉल सैम्पलिंग हम करते हैं। उसमें फिर ये होता है कि लेट से मुझे बाय चांस मुझे HIV एड्स का एक पेशेंट मिल गया। अब HIV एड्स का वो जो एक पेशेंट है ना, उसको डेफिनेटली और पेशेंट्स का पता होगा, वो जहां से ट्रीटमेंट ले रहा है, जिस रिहैब सेंटर जाता है, जहां से अपनी मेडिकेशन परचेज करने जाता है, वहां पे और उसके कोई ना कोई जान पहचान वाले पेशेंट्स या और लोग इस तरह के। तो वो फिर एक पेशेंट मुझे मिल गया, उसके बाद वो पेशेंट मुझे इंडिकेट करेगा कि अच्छा फलाना भी HIV एड्स पॉजिटिव है, फलाना भी है, फलाना भी है, फलाना, उसको आप स्टडी में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर जनाब इसी तरह से एक है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग एक ऐसी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसके अंदर, जो हम टिपिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में वैसे यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव में भी करते हैं, ज्यादातर क्वालिटेटिव में करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करने का एक सर्टेन पर्पस हो, ठीक है। वो पर्पस ऑलरेडी हमारे माइंड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जनाब एलिमेंट्री स्कूल से, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनसे बच्चों का सैंपल सिलेक्ट कर, ठीक है। 40 स्कूल्स हैं, लेट्स 40 में से मैंने रैंडमली 4 स्कूल सिलेक्ट कर लिए, तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। 40 स्कूल्स में से मैंने वो वाले 4 सिलेक्ट कर लिए जो मेरे घर के चारों पास में पढ़ते हैं, एक सामने, एक पीछे, एक राइट, एक लेफ्ट, ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग तब होगी जब 40 स्कूल्स में से मैं 4 ऐसे स्कूल सिलेक्ट कर लूं जो सबसे बड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्यों, सो दैट मुझे वहां ज्यादा से ज्यादा सैंपल मिल सके। तो ये क्या है, पर्पसिव। मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक पर्पस है सैंपल को सिलेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट एक कोटा सैंपलिंग भी होती है, QUOTA, कोटा सैंपलिंग भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, लिख लो, आप काम आएगा। कोटा सैंपलिंग का मतलब होता है जब आप रिसर्चर एक स्पेसिफिक कोटा के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे अपनी रिसर्च में मेल्स और फीमेल्स दोनों चाहिए, तो मुझे 100 लोग का सैंपल चाहिए। लेट्स से क्लास है जिसमें 200 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ मुझे 50 स्टूडेंट्स 200 में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 25 ही मुझे मेल चाहिए स्टूडेंट्स और 25 ही मुझे फीमेल स्टूडेंट्स चाहिए। तो ये क्या है, कोटा। मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में कोटा डिसाइड कर लिया कि 25-25 का कोटा मुझे, 50-50% मुझे, तो ये कोटा सा। अच्छा, तो यहाँ तक सारी बात थी सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स टू ग्रुप्स की, कि अब हमने स्टडी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिया, अब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से डालें। हमेशा हमारी कोशिश या आइडियल थिंग ये होती है कि हम स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडमली ग्रुप्स असाइन करें, ठीक है। रैंडमली ग्रुप्स असाइन करने के 4 तरीके होते हैं मेन। एक को हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट बाय इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पर 4 ग्रुप्स हैं मेरे पास, ठीक है। ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है। एक स्टूडेंट है, उसको मैंने अपनी स्टडी में लिया, अब उसको मैंने रैंडमली किसी ग्रुप में डालना है। कैसे डाल सकते, मैं ये कहूंगा कि भाई मैं लूडो का जो डाइस होता है उसको रोल करूंगा, अगर 1 आया तो वो ग्रुप ए में जाएगा, अगर 2 आया तो ग्रुप बी में जाएगा, 3 आया तो ग्रुप सी में जाएगा, 4 आया तो ग्रुप डी में जाएगा, 5 और 6 आया तो मैं दोबारा रोल करूंगा डाइस, 5-6 में इग्नोर कर दूंगा, जाहिर है ग्रुप सी 4 है। तो ये मैंने क्या की, रैंडम असाइनमेंट बाय इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड नंबर पे होती है रैंडम असाइनमेंट बाय ब्लॉक, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट बाय ब्लॉक का मतलब ये होता है कि हमने हर ग्रुप के अंदर ये चीज को इंश्योर करना है कि हमारे पास हर ग्रुप में इक्वल पार्टिसिपेंट्स, इक्वल स्टडी सब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे इसी वाली एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि मैंने ग्रुप ए, बी और सी में जब लूडो का डाइस रोल किया तो लेट से 3-3 लोग मेरे चले गए, लेकिन ग्रुप डी में इत्तेफाक से कोई भी बंदा नहीं, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, अनइक्वल असाइनमेंट है ना, तो इसको मैंने इक्वल करना है, तो मैंने फिर ग्रुप बी में भी मेक श्योर करना है कि 3 लोग मेरे पास जाएंगे। थर्ड हमारे पास है सिस्टमैटिक असाइनमेंट, ठीक है।
सिस्टमैटिक असाइनमेंट का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की तरह है कि पहला बंदे को हमने ग्रुप रैंडमली असाइन किया। लेट्स से मैंने लूडो का डाइस रोल किया, पहले बंदे का ग्रुप आ गया एक, ठीक है। अब सिस्टमैटिक असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ, जो दूसरा स्टूडेंट है उसको मैंने ग्रुप बी में डाला, तीसरा जो मेरे पास आया उसको पकड़ के ग्रुप सी में डाला, चौथा ग्रुप डी में डाला, पांचवा वापस ग्रुप ए में, छठा बी में, सातवां सी में, आठवां डी में, नौवां ए में, 10वां बी में, 11वां सी में, 12वां जो है वो डी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक असाइनमेंट। चौथी है मैच्ड असाइनमेंट। मैच असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स को हम सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे मैच करते हैं और फिर उन सब ग्रुप्स को रैंडमली असाइन कर देते हैं ग्रुप्स स्टडी पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स हैं तो मेल्स ग्रुप ए में ज्यादा सूटेबल हैं, फीमेल्स ग्रुप बी में ज्यादा सूटेबल हैं, ठीक है। तो या नहीं, इससे भी बेहतर एग्जांपल एक हो सकती है कि मेल्स में लेट से एक 15 साल तक की मेल्स हैं और एक 15 से 30 साल तक की मेल्स, तो मैंने सब ग्रुप्स बना दिए। अब इन सब ग्रुप्स को मैं रैंडमली ग्रुप्स में एलोकेट या असाइन कर, इसी तरह फीमेल्स में एक 15 साल तक की फीमेल्स हैं, एक 15 से 30 तक की फीमेल्स हैं। अब पहले मैंने इनके सब ग्रुप्स बना लिए, अब फिर इन सब ग्रुप्स में से मैं रैंडमली असाइन करूं, तो दिस इज मैच्ड। अच्छा, अच्छा जनाब, इसके आगे ये है कि असाइनमेंट चारों में से किस मेथड से करनी है, वो क्या मेथड हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और वो वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। अगर ग्रुप साइजेस इक्वल हैं तो हम ब्लॉक वाली असाइनमेंट कर सकते हैं, ग्रुप साइजेस अनइक्वल हैं तो हम इंडिविजुअल वाली असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैच्ड असाइनमेंट हम ऑब्वियसली तभी करेंगे जब हमारे पास ग्रुप्स के बीच में वेरिएबिलिटी बहुत कम होगी, जाहिर हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको मैच कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए हम असाइनमेंट मेथड इनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है सैंपल साइज। अब ऑब्वियस क्वेश्चन एक माइंड में ये आना चाहिए कि भाई हम काफी देर से सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट से 1000 लोगों की पॉपुलेशन, उसमें से मुझे सैंपल में 100 सिलेक्ट करनी है, 10 सिलेक्ट करनी है, 2 सिलेक्ट करनी है, 5 सिलेक्ट करनी है, कितने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये भी तो एक क्वेश्चन है या होना चाहिए। तो जनाब उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल साइज। एग्जैक्टली हम सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वाला चैप्टर देखेंगे तो हम वो वहां पे सीखेंगे। अभी के लिए ये चीज जहन में रखती है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतनी हमारी रिसर्च ज्यादा वैलिड मानी जाती है, जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज होता है उतनी वैलिड हमारी जो है वो रिसर्च उतनी ज्यादा मानी जाती है। देखो लेट से बेटे के 5 नहीं, चलो क्लास की एग्जांपल, 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट सिलेक्ट कर और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्लास का ओवरऑल ग्रेड्स किस किस्म के हैं, या ग्रेड्स भी छोड़ो, ये क्लास के स्टूडेंट्स ओवरऑल कितने इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंस में ग्रेड से मेजर करूँ। लेट से मैंने 100 लोगों की क्लास में से जस्ट 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ये पॉसिबल है ना कि वो 10 लोग वो वाले सिलेक्ट हो जाएं, रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ ना जो फेल होते हैं, या वो 10 लोग वो वाले सिलेक्ट हो जाएं जो हमेशा ही टॉप करते हैं। तो क्या मेरी स्टडी एक्यूरेट होगी? नहीं, क्योंकि अगर फेल वाले 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए तो मेरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि भाई स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैव वेरी पुअर इंटेलिजेंस। और अगर 10 के 10 टॉपर सिलेक्ट हो गए, या चलो 9 भी टॉपर या 8 भी टॉपर सिलेक्ट हो गए, तो मेरा कंक्लूजन रिसर्च का ये होगा कि दिस क्लास है स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर 10 स्टूडेंट्स की बजाय मैं 50 स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ
तो मेरे पास यूनिफॉर्म सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा है ना। 50 लोग को जो मैंने सिलेक्ट करना है, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि 50 की 50 ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेक्ट हो जाए, 50 की 50 ही फेलियर सिलेक्ट हो जाए, ये चांस कम हो जाता है ना। तो इसका मतलब है द बिगर द सैंपल साइज द मोर वैलिड और ऑथेंटिक द रिसर्च इज कंसिडर्ड। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये याद रखनी है कि बहुत जनरल जो रूल ऑफ थंब है सैंपल सिलेक्ट करने का, वो हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पे 100 लोगों की अगर क्लास है, तो मैंने सैंपल साइज कितने का सिलेक्ट करना है, अंडर रूट 100 में ले लूंगा, स्क्वायर रूट 100 ले लूंगा। स्क्वायर रूट 100 का कितना होता है 10। अगर 121 लोगों की क्लास है तो स्क्वायर रूट 121 इज 11। अगर 169 लोगों की क्लास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है प्रोबेबली, तो 13 मेरा सैंपल हो जाए। तो ये रूल ऑफ थंब है, ठीक है। ये वेरी करता है काफी, सैंपल साइज की काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन अगेन कि किस किस्म के रिसर्च करने, काफी फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर बेटे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।